हेलो दोस्तों, क्या तुमने कभी ऐसा पल महसूस किया है जब तुम्हें समझ ही नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है, जब हर रास्ता डर से भरा होता है और फिर भी तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाना ही पड़ता है। लोग कहते हैं बड़ा सोचो, सपने देखो, लेकिन कोई यही नहीं बताता कि जब सपने टूटने लगे तब क्या करना है। असल खेल सपने देखने में नहीं है, असल खेल है डर के बावजूद खड़े रहने में। और आज हम उस सफर पर निकल रहे हैं जहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ फैसले हैं और उनके परिणाम। ये हैं द हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स, जहाँ असली जिंदगी की सच्चाई बिना फिल्टर के सामने आती है। चैप्टर 1, फ्रॉम कम्युनिस्ट टू वेंचर कैपिटलिस्ट। जिंदगी की शुरुआत अक्सर हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम किस परिवार में पैदा होते हैं, कौन सी सोच हमें दी जाती है, ये सब पहले से तय होता है। लेखक का बचपन भी कुछ ऐसा ही था, एक ऐसा माहौल जहाँ आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जहाँ दुनिया को देखने का एक तय नजरिया दिया गया था। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि आपको क्या सिखाया गया, असल सवाल है आप क्या चुनते हैं। एक छोटा बच्चा जो लोगों से डरता था, जो नर्सरी क्लास में रोते रोते क्लास से बाहर निकला दिया गया, तो क्या आप सोच भी सकते हैं कि वो कभी लीडर बन सकता है। यहीं से कहानी शुरू होती है कि डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं होता, कभी कभी वो पूरी पहचान बन जाता है। एक दिन एक बड़ा लड़का उसे चैलेंज देता है, एक अजनबी बच्चे से जाकर उसका खिलौना छीनने के लिए और उसे इंसल्ट करने के लिए। यहाँ दो डर थे, उस लड़के का डर और अजनबी के सामने जाने का डर। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसकी बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे जैसे उसके लिए हर कदम भारी हो। लेकिन जब वो उस बच्चे के पास पहुंचा तो जो शब्द उसके मुंह से निकले वो थे, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। और वही पल उसकी जिंदगी बदल देता है। जिससे लड़ाई हो सकती थी वो दोस्त बन गया, और वही दोस्त आगे चलकर उसका सबसे करीबी साथी बना। उसने आज अपने दो डरों को जीत लिया, एक उस बच्चे का डर जो उसे ऐसा करने को मजबूर कर रहा था, और एक जिसे वो गिराने को बोल रहा था, उसका डर। इस घटना ने एक पावरफुल सच्चाई को सामने रखा है कि डर होना गलत नहीं है, लेकिन डर के आधार पर फैसला लेना गलत हो सकता है। हम अक्सर दुनिया को सरफेस से जज करते हैं कि पहली इंप्रेशन क्या है, पहली सोच क्या है, लेकिन असली सच्चाई हमेशा गहराई में होती है। याद रहे, नॉलेज कभी शॉर्टकट से नहीं आती, और तुम्हारे जीवन के अनुभव ही तुम्हारे असली टीचर है। जिंदगी में आगे बढ़ते हुए लेखक ने एक चीज समझी कि अलग अलग पर्सपेक्टिव से दुनिया को देखना जरूरी है। हर सिचुएशन का एक ही मतलब नहीं होता, और सबसे जरूरी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे समझो। और जब बाद में वही बच्चा बिजनेस में आया तो यही स्किल उसे बचाती रही। जब सब लोग कर रहे थे, सब खत्म हो गया है, या बिजनेस में घाटा हो रहा हो, या मार्केट उसके विपरीत चल रहा हो, तो वो सोचता था क्या इस परिस्थिति का कोई दूसरा एंगल भी हो सकता है, और यही उसे अलग बनाता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, आगे एक ऐसा दौर आने वाला है जहाँ सर्वाइवल ही सबसे बड़ा चैलेंज बन जाएगा। जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 2, आई विल सर्वाइव। क्या होता है जब आपकी कंपनी 6 महीने में सबसे बड़ी उम्मीद से पूरी तरह खत्म होने की कगार पर पहुंच जाए, और तब आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प बचे, जिंदा रहना। और अब उसके जीवन में वो दौर आया जब उसने एक कंपनी की शुरुआत की। तब उसे ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। उसे बड़े इन्वेस्टर मिले, तेज ग्रोथ मिली, स्मार्ट टीम मिली। तब उसे इन्वेस्टर से एक सवाल पूछा गया, अगर तुम्हारे पास पैसा अनलिमिटेड हो तो तुम क्या करोगे। ये सुनने में एक्साइटिंग लगता है, लेकिन यही सवाल सबसे डेंजरस भी हो सकता है, क्योंकि जब पैसा आसान लगता है तब डिसीजन भी केयरलेस हो जाते हैं। जैसे तेज हवा में उड़ती हुई आग जो शुरुआत में खूबसूरत लगती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। उसकी कंपनी में शुरुआत में सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था, हर महीने हायरिंग, बड़े बड़े ऑफिस, करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स। लेकिन फिर .com क्रैश आया, क्योंकि उसकी कंपनी इंटरनेट पर चलने वाली सर्विस देती थी। मार्केट गिर गया, इन्वेस्टर डर गए, कस्टमर्स बंद होने लगे। जो कंपनी कल तक फ्यूचर थी आज रिस्क बन गई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फंडिंग मिलना लगभग इम्पॉसिबल हो गया। उसके पास 300 से भी अधिक एम्प्लॉइज थे, उसके पास कैश खत्म होने लगा और कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं। और यहीं से असली सीख शुरू होती है कि स्टार्टअप में दो ही इमोशंस होते हैं। फर्स्ट यूफोरिया, यानी सब कुछ सही लगना, और दूसरा टेरर, सब कुछ खत्म होता हुआ लगना। और सबसे बड़ी गलती क्या होती कि जब चीजें अच्छी होती है हम और कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं, और जब चीजें खराब होती है हम पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन लीडर का काम है पैनिक में भी क्लियर डिसीजन लेना। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो तुम्हें सिर्फ एक इन्वेस्टर चाहिए, पूरा मार्केट नहीं। यानी सभी इन्वेस्टर्स के
नो से फर्क नहीं पड़ता जिन्हें आपने पिच किया है। बस एक एस जिंदगी बदल सकता है। इस अध्याय में लेखक की यही सबसे बड़ी और गहरी सीख है कि सक्सेस डेंजरस हो सकती है, लेकिन फेलियर क्लियरिटी देता है। जब सब कुछ गिर रहा होता है तब आपको ये समझ आता है कि क्या जरूरी है, क्या छोड़ना है और क्या बचाना है। कभी भी इजी मनी माइंडसेट में मत जाओ, क्योंकि ग्रोथ से ज्यादा सर्वाइवल जरूरी होता है। और सबसे जरूरी कि डिसीजन लेने से मत भागो। लेकिन लेखक के जीवन में अभी असली तूफान आना बाकी था, जब कंपनी सिर्फ पैसे से नहीं पूरी तरह टूटने की कगार पर पहुंच जाती है। और क्या होता है जब सब कुछ सच में बिखरने लगता है, जानेंगे अगले अध्याय में। चैप्टर 3 दिस टाइम विद फीलिंग। उसकी कंपनी लाउड क्राउड को बचाने के बाद कंपनी टेक्निकल रूप से बच गई थी। उसके पास पैसे थे, उसकी टीम उसके पास बची थी, डायरेक्शन था, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। कोई भी इस नए फ्यूचर पर विश्वास नहीं कर रहा था। इन्वेस्टर्स भाग गए, स्टॉक प्राइस गिरकर लगभग खत्म, मार्केट कंफ्यूज पूरी तरह। उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि कंपनी बच गई थी, लेकिन विश्वास पूरी तरह मर चुका था इन्वेस्टर्स का। बेन को समझ आया कि अब लड़ाई सर्वाइवल की नहीं है, अब लड़ाई है विश्वास को वापस लाने की। उसके स्टॉक की वैल्यू पूरी तरह गिर गई थी, इसीलिए कंपनी स्टॉक लिस्टिंग से बाहर निकाले जाने का खतरा बढ़ रहा था। टीम भी अनश्योर थी, प्रोडक्ट भी रेडी नहीं था, इंजीनियर्स डर रहे थे, लीडरशिप टीम कमजोर थी। और यहीं बेन ने सबसे पावरफुल कदम उठाया। उसने अपने टीम को अपनी कंपनी की पूरी स्थिति बता दी कि कितना नुकसान हो रहा है, कंपनी की वास्तविक स्थिति क्या है और भविष्य में कितना खतरा है और क्या हो सकता है। और मैं जो कंपनी के बारे में जानता हूँ सब कुछ तुम्हें मैंने बता दिया है। अगर तुम मेरी कंपनी में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, नहीं तो आज ही छोड़ दो। क्योंकि क्लियरिटी डर को खत्म करती है, लेकिन आधा सच डर को बढ़ाता है। जो अब तक उसकी कंपनी के लोगों को पता था आधा सच, अब उसने पूरा सच सबके सामने रख दिया। और उसका परिणाम यह हुआ कि उसकी टीम के 80 लोगों में से सिर्फ 2 लोग उसे छोड़ के गए, बाकी सब खड़े रहे। और अब बेन ने 3 बड़े फैसले लिए। फर्स्ट, स्टोरी सेल करना, मार्केट को समझना कि हम खत्म नहीं हुए हैं, हम बदल रहे हैं। सेकंड, रॉन्ग प्रोडक्ट को शिप करना, स्पीड के साथ मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना, क्योंकि मार्केट खुद सिखा देगा कि प्रोडक्ट में क्या कमी है और उसमें क्या सही करना है। थर्ड, टफ डिसीजन, रॉन्ग एग्जीक्यूटिव्स को हटाना और सही लोगों को लाना, क्योंकि किसी भी कंपनी से किसी को हटाना सबसे कठिन डिसीजन होता है अगर वो लंबे समय से आपके साथ बने हुए हैं। लेकिन सही को लाने के लिए ये डिसीजन उसे लेना पड़ा। ये दर्दनाक था लेकिन जरूरी था। और लेखक ने सीखा कि कंपनी को बचाना मुश्किल है, लेकिन कॉन्फिडेंस वापस लाना उससे भी मुश्किल है। और लीडरशिप का असली काम होता है सच बोलना, सच्चे डिसीजन लेना और इनपरफेक्ट एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन लेना सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि परफेक्ट प्लान का इंतजार करना सबसे बड़ा डिले है। कभी कभी गलत प्रोडक्ट लॉन्च करना भी सबसे सही डिसीजन होता है, लेकिन असली मुश्किल अभी बाकी थी, जब चीजें सिर्फ टूटती नहीं पूरी तरह बिखर जाती है। क्या होता है जब एक सीईओ को अपनी ही टीम से निकलना पड़े। चैप्टर 4 व्हेन थिंग्स फॉल अपार्ट। जब आप कोई सपना शुरू करते हैं तो सब कुछ परफेक्ट लगता है। आप सोचते हैं अच्छी टीम होगी, शानदार प्रोडक्ट होगा, लोग आपको पसंद करेंगे, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। कुछ समय बाद धीरे धीरे कुछ क्रैक्स दिखने लगते हैं, जैसे दीवारों पर हल्की दीवारें कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, मार्केट वैसा नहीं है जैसा सोचा था, अच्छे लोग कंपनी छोड़ रहे हैं, पैसे खत्म हो रहे हैं। और फिर एक दिन आप रियलाइज करते हैं मैं मुश्किल में हूँ। यही है द स्ट्रगल। ये वो स्टेज है जहाँ खाना बेस्वाद लगने लगता है, रात को नींद नहीं आती, हर आवाज में स्ट्रेस सुनाई देता है, और सबसे दर्दनाक आप खुद पर शक करने लगते हैं। आप सोचते हैं क्या मैं सही इंसान हूँ इसके लिए। यहाँ तक कि लोग भी आप पर भरोसा खोने लगते हैं। और सबसे अकेली बात, आप सबसे घिरे हुए होते हुए भी अकेले होते हैं। लेकिन सच्चाई ये है हर बड़ा एंटरप्रेन्योर यहाँ से गुजरा है। फर्क सिर्फ इतना है कुछ लोग यहाँ हार मान लेते हैं और कुछ लोग यहीं से बनते हैं। अब लेखक के जीवन में सबसे पावरफुल इंसाइट आता है, क्योंकि हर स्ट्रगल का कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं होता, इसका कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है, कोई गारंटेड सिचुएशन नहीं है। तो क्या करें? तो लेखक कहते हैं कि इसके 5 स्टेप है। फर्स्ट, प्रॉब्लम को छुपाओ मत, उसे शेयर करो। जब आप सब कुछ अपने ऊपर लेते हो तो आप टूटते हो, लेकिन जब आप टीम से कहते हो हम हार रहे हैं तो कभी कभी टीम मिलकर जीत का रास्ता बना देती है। सेकंड, हमेशा कोई मूव होता है। बिजनेस एक चेस की तरह है, आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा,
लेकिन असल में एक मूव हमेशा होता है, बस वो स्पष्ट नहीं होता। थर्ड, और मत सोचो, ये मत सोचो कि चांस कितना है, चाहे 90% हो या 0.1%, आपका काम वही है, सॉल्यूशन ढूंढना। फोर्थ, सिल्वर बुलेट नहीं, लीड बुलेट्स। याद रहे, कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं आता, छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स बार बार और लगातार करने से आप आगे बढ़ते हैं और यही आपको किसी बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। 5, नोबडी केयर्स। सबसे खूबसूरत सच्चाई ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, इससे आपके इन्वेस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। इसीलिए आपको रिजल्ट चाहिए, एक्सक्यूज नहीं। इसीलिए जब सब कुछ टूट रहा हो, सच बोलो, हर पॉजिटिव मूव खोजो कि क्या कदम अभी इस क्षण में उठाया जा सकता है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते रहो और एक्सक्यूज पर टाइम वेस्ट मत करो। और सबसे जरूरी, स्ट्रगल ही ग्रेटनेस बनाता है। अगर आप इससे जूझ गए तो आप सिर्फ सरवाइव नहीं करोगे, आप काम दिलाओगे। लेकिन जब कंपनी टूट रही हो, सिर्फ सरवाइव करना काफी नहीं होता। असली सवाल है, आप अपनी टीम को कैसे संभालते हैं जब सब कुछ बिखर रहा हो। चैप्टर 5, टेक केयर ऑफ द पीपल, द प्रोडक्ट्स एंड द प्रॉफिट, इन दैट ऑर्डर। हर फाउंडर और सीईओ सोचता है अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा तो प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन बैन एक अलग ही बात करते हैं कि सबसे पहले लोग, फिर प्रोडक्ट और फिर आखिर में प्रॉफिट। पहली नजर में ये उल्टा लगता है, लेकिन अगर आप गहराई से सोचें तो हर चीज की शुरुआत लोग ही करते हैं। प्रॉफिट कौन बनाता है? लोग। कस्टमर को कौन समझाता है? लोग। मुश्किल समय में कौन टिकता है? लोग। तो अगर लोग टूट गए तो बाकी सब अपने आप टूट जाएगा। लेकिन एक समस्या जो एक मुश्किल में पड़ी कंपनी के साथ आता है कि एक कंपनी के बुरे समय में रेवेन्यू गिरता है, इन्वेस्टर्स दबाव डालते हैं, मीडिया नकारात्मक लिखता है, लेकिन सबसे खतरनाक क्या होता है? लोगों का भरोसा टूटना। कल्पना करो, ऑफिस का माहौल, आपके कीबोर्ड की आवाजें धीमी हो गई है, लोग बात कम कर रहे हैं और हर कोई खामोशी के साथ नई जॉब ढूंढ रहा है। यही वो पल है जब कंपनी असली खतरे में होती है और यही बैन एक पावरफुल डिस्ट्रक्शन देते हैं गुड कंपनी बैड कंपनी के बारे में। गुड कंपनी में लोग जानते हैं कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है, मेहनत का सही रिवॉर्ड उन्हें मिलता है, उनका काम मीनिंगफुल लगता है और इसका परिणाम ये होता है कि लोग आपके साथ टिकते हैं इवन जब आपकी कंपनी में परिस्थितियां खराब हो। बैड कंपनी में लोग कंफ्यूज रहते हैं, वहाँ पॉलिटिक्स ज्यादा होती है, मेहनत का कोई मतलब नहीं दिखता और उसका परिणाम होता है कि लोग कंपनी छोड़कर भाग जाते हैं जैसे ही उन्हें नया मौका मिलता है। इसीलिए जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो हर कंपनी अच्छी लगती है, लेकिन जब सब कुछ खराब हो जाए तभी पता चलता है कि असली कंपनी कौन सी है। बैन कहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी बनी रहे तो मैनेजर्स को एक सिंपल चीज करनी होगी, 1-on-1 मीटिंग्स। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं जितना लगता है। एक मैनेजर अगर 6 महीने तक अपनी टीम से प्रॉपर्ली बात ही नहीं करता तो क्या होगा? उसे पता ही नहीं चलेगा कि लोग खुश है या नहीं, प्रॉब्लम्स सरफेस ही नहीं होगी और धीरे धीरे सब अंदर ही अंदर सड़ने लगेगा। यानी कम्युनिकेशन बंद होते ही कंपनी का कल्चर खत्म होने लगता है। बहुत ही सारी कंपनी सोचती है हम स्मार्ट लोग हायर करेंगे, उन्हें किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करती है। बैन एक सिंपल मैथ बताते हैं, अगर आपने 10 लोगों को ट्रेन किया और उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी सिर्फ 1% बढ़ी तो हर साल भर में आपको सैकड़ों घंटों का एक्स्ट्रा आउटपुट मिलता है। यानी थोड़ी सी ट्रेनिंग बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। और हाँ, जब लोग कंपनी छोड़ते हैं तो रीजन अक्सर पैसा नहीं होता, 2 बड़े कारण होते हैं। पहला, खराब मैनेजर, दूसरा कुछ नया सीखने का मौका न होना। इसीलिए अगर आपकी कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है तो लोग भी वहाँ नहीं रुकेंगे। इसीलिए अगर आप लोगों का ख्याल रखते हैं तो वो आपके लिए बेहतर प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट कस्टमर को खुश करेगा और प्रॉफिट नेचुरली आएगा। लेकिन अगर आप सीधे प्रॉफिट के पीछे भागेंगे तो लोग बर्नआउट हो जाएंगे, प्रोडक्ट गिर जाएगा और प्रॉफिट भी नहीं टिकेगा। चैप्टर 6, कंसर्निंग द गोइंग कंसर्न। क्या आपकी कंपनी धीरे धीरे अंदर से टूट रही है और आपको पता भी न चल रहा हो? कोई भी कंपनी जब छोटी होती है सब कुछ आसान लगता है, सब एक दूसरे को जानते हैं, डिसीजन जल्दी होते हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करती है सब कुछ बदलने लगता है, कम्युनिकेशन कमजोर पड़ती है, लोगों के बीच दूरी होती है, हिडन एजेंडा शुरू हो जाता है, जैसे एक साफ पानी का तालाब धीरे धीरे गंदा होने लगे। 3 दिक्कतें जो किसी भी कंपनी को फेस करनी पड़ती। फर्स्ट, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। सबसे खतरनाक चीज कि जब कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स शुरू होती है तो लोग कंपनी के लिए नहीं अपने कैरियर के लिए काम
करने लगते हैं और जिसका दुष्परिणाम होता है कि कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाती। सेकंड, गलत महत्वाकांक्षा। हर एम्बिशियस इंसान अच्छा नहीं होता। कुछ लोग कंपनी के लिए जितना चाहते हैं, कुछ लोग खुद के लिए जीतना चाहते हैं। सही एम्बिशन वाले लोग की सोच होती है कि कंपनी जीतेगी तो मैं जीतूंगा, और गलत एम्बिशन वाले लोगों की सोच होती है कि मैं जीतूं भले कंपनी का कुछ भी हो। थर्ड, टाइटल्स और प्रमोशन का खेल। जब प्रमोशन अनफेयर लगता है तो लोग डिमोटिवेटेड हो जाते हैं या पॉलिटिक्स शुरू कर देते हैं। फोर्थ, 3 तरह के डेंजरस एम्प्लॉइज होते हैं किसी भी कंपनी। फर्स्ट, विद्रोही। हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढता है, जो कंपनी को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, वो उसे पीछे धकेलना चाहता है। सेकंड, अनिश्चित इंसान, जो बहुत ही टैलेंटेड है लेकिन रिलायबल नहीं है। वो कंपनी में कितने दिन तक रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कभी आता है कभी गायब। थर्ड, अहंकारी इंसान, स्मार्ट है लेकिन बिहेवियर खराब है, इसीलिए कई लोग उसके सामने बोलना बंद कर देते हैं और इसी के लिए लेखक समाधान देते हैं। फर्स्ट, सही एम्बिशन वाले लोगों को ढूंढो। ऐसे लोग चुनो जो टीम के लिए जीतना चाहते हैं, सिर्फ खुद के लिए नहीं। सेकंड, प्रोसेस बनाओ। सैलरी, प्रमोशन, रूल्स सब क्लियर प्रोसेस से तय हो, कोई भी डिसीजन रैंडम न ले। थर्ड, 1-on-1 मीटिंग्स, जिसमें एम्प्लॉय बोलेगा और मैनेजर सुनेगा, जिसमें आप साफ रूल रखो कि 90% सुनो और 10% बोलो। फोर्थ, कल्चर डिजाइन करो। किसी भी कंपनी में कल्चर अपने आप नहीं बनती, उसे डिजाइन करना पड़ता है। 5, धीरे धीरे कंट्रोल छोड़ना, क्योंकि जब कंपनी ग्रोथ करती है तो आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको करना होगा स्पेशलाइजेशन, जो जिस काम में निपुण है उसे उस काम को देना, स्ट्रक्चर बिल्ड करना और हर काम प्रोसेस के साथ पूरा हो ये तय करना। लेकिन याद रखो, कंट्रोल धीरे धीरे छोड़ना है। 6, स्केल का डर। लोगों को फ्यूचर के लिए जज मत करो कि ये आगे मैनेज नहीं कर पाएगा, बल्कि इस तरह से सोचो कि क्या ये अभी अच्छा कर रहा है। लेखक की इस अध्याय में सीख साफ है कि पॉलिटिक्स खुद पैदा होती है सीईओ के एक्शन से। जब आपकी कंपनी में सही लोग होते हैं तो सही प्रोसेस फॉलो होता है और जिससे आपकी कंपनी स्ट्रांग बनती है। आपको अपनी कंपनी में कल्चर डिजाइन करनी पड़ती है और हाँ, ग्रोथ के साथ कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, लेकिन स्मार्ट तरीके से कंट्रोल रखना है और कंपनी को स्केल करना है तो कंट्रोल छोड़ना नहीं है, बल्कि सही तरीके से कंट्रोल को बदलना है। चैप्टर 7, हाउ टू लीड इवन व्हेन यू डोंट नो वेयर यू आर गोइंग। लीडरशिप सुनने में पावरफुल लगता है, लेकिन सच्चाई ये है अधिकतर समय आपको पता ही नहीं होता कि क्या सही है। सीईओ बनने के बाद आपको हर दिन ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जिसमें इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है, उसके आधार पर भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। अनसर्टन फ्यूचर होता है, ह्यूज प्रेशर के बाद भी आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, जिसे अंधेरे में चलते हुए जहां हर कदम पर शक हो कि आगे गड्ढा है या रास्ता। एक सीईओ के सामने 3 सबसे बड़ी चुनौतियां आती है। फर्स्ट, सीईओ साइकोलॉजी। सबसे मुश्किल स्किल क्या है? स्टडी नहीं, हायरिंग नहीं, सबसे मुश्किल है अपने दिमाग को संभालना। आप सोचते हो अगर मैं सही कर रहा हूँ तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, क्योंकि सच्चाई ये है कि हर प्रॉब्लम आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर गलती आपकी है, हर फेलियर के लिए आप जिम्मेदार हैं। जैसे सिर पे लगातार वजन रखा हो और उतर ही नहीं रहा। सेकंड, नो वन टू ब्लेम। अगर टीम फेल करे तो आपकी गलती, अगर प्रोडक्ट खराब हो तो आपकी गलती, अगर लोग कंपनी को छोड़कर चले जाएं तो आपकी गलती। सीईओ के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होता। थर्ड, अकेलापन। आप टीम से सब नहीं कर सकते, बोर्ड को सब समझा नहीं सकते और अंदर एक सवाल बार बार आता है, क्या मैं सही हूँ या सब गलत कर रहा हूँ। और लेखक इन चुनौती से लड़ने के लिए कुछ समाधान देते हैं। फर्स्ट, क्या सही करना है उस पर ध्यान दो, क्योंकि हर चीज सही नहीं होगी, लेकिन कुछ चीजें सही होना जरूरी है और उसका एक ही रूल है, गलतियों पर नहीं, सही दिशा पर फोकस करो। सेकंड, माइंड कंट्रोल की 3 टेक्निक है, उसे सीखो। फर्स्ट, लिखो। कोई भी प्रॉब्लम दिमाग में रखने से कंफ्यूजन बढ़ता है और क्लियरिटी आती है लिखने से। टेक्निक 2, टॉक टू रियल पीपल। एडवाइस नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। उन लोगों से बात करो जो इस फेज से गुजर चुके हैं। टेक्निक 3, फोकस ऑन रोड नॉट वॉल। प्रॉब्लम पर फोकस करो, ना कि क्रैश, किससे क्या नुकसान होगा। उसी तरह डायरेक्शन पर फोकस करो, ना कि प्रोसेस पर। जैसे तेज गाड़ी चलते समय अगर आसपास की दीवारों को देखोगे तो वहीं जाओगे और उनमें घुस जाओगे, अगर रास्ते को देखोगे तो बच जाओगे। थर्ड, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हार मत मानो। हर सीईओ कभी ना कभी छोड़ने का सोचता है, लेकिन ग्रेट सीईओज का एक ही मूल मंत्र है, उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और हाँ, डर और साहस अलग फीलिंग नहीं है, दोनों में समान डर होता है। फर्क सिर्फ इतना है आप करते क्या है। एक कावर्ड डर के कारण रुक जाता है और एक लीडर डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और इस अध्याय की सच्चाई यही है कि एक सीईओ होने में उसे अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट
करना ही पड़ता है। उसे क्लैरिटी हमेशा नहीं मिलेगी और करेज किसी भी इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी है। और एक महान सीईओ वो नहीं होता जो हमेशा सही हो, बल्कि वो जो गलत होने के डर से रुके ना और डर के बावजूद डिसीजन ले। चैप्टर 8 फर्स्ट रूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, देयर आर नो रूल्स। क्या होगा अगर आपको पता चले कि बिजनेस में कोई फिक्स्ड रूल है ही नहीं और लोग जो सही तरीका बता रहे हैं वो खुद कभी उस सिचुएशन में रहे ही नहीं। हम बचपन से सीखते हैं हर चीज एक सही तरीके से की जा सकती है और उसका सही तरीका होता है, हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप में ये दोनों बातें गलत हो जाती है। यहाँ कोई यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है, कोई गारंटी सक्सेस पाथ नहीं है। ये सिर्फ ऐसा है जैसे घने जंगल में बिना नक्शे के चलना। और असली सच्चाई यही है कि जो काम एक कंपनी के लिए सही है वही दूसरे में गलत हो सकता है। जो कुछ चुनौतियां हैं वो हर कंपनी के सामने आती है। फर्स्ट, अकाउंटेबिलिटी बनाम क्रिएटिविटी। सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ही यही है कि आपको लोगों से रिजल्ट चाहिए लेकिन साथ ही इनोवेशन भी चाहिए। और एक मेजर समस्या कि ज्यादा कंट्रोल किसी भी कंपनी में क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है और ज्यादा फ्रीडम अकाउंटेबिलिटी को खत्म कर देता है। सेकंड, शुड यू सेल योर कंपनी। एक कड़वा प्रश्न कि अगर कोई बड़ा ऑफर आपको दे तो क्या आप कंपनी को बेच दोगे? लॉजिक कहता है प्रॉफिट ले लो, दिल कहता है अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। और इस परिस्थिति में कोई सही आंसर नहीं होता। थर्ड, हमेशा महान कैसे बने। सक्सेस मिलना मुश्किल है लेकिन उसे बनाए रखना उससे भी मुश्किल। जब कंपनी बड़ी हो जाती है लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं, रिस्क लेना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे ग्रोथ रुक जाती है। उसी के लिए लेखक कुछ समाधान देते हैं। फर्स्ट, नो रूल ओनली कॉन्टेक्स्ट। आपको हर डिसीजन सिचुएशन के हिसाब से लेना होगा। किसी कंपनी में स्ट्रिक्ट रूल्स जरूरी है तो किसी दूसरी कंपनी में फ्रीडम जरूरी है। इसीलिए किसी भी कंपनी के रूल्स को कॉपी मत करो, उनको समझो। सेकंड, फ्रीकी फ्राइडे टेक्निक। कल्पना करो आप अपने एम्प्लॉय की जगह पे हो और वो आपकी जगह पर। अब सोचो वो आपके बारे में क्या सोचता होगा, उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या होगी। ये वो टेक्निक है जिसमें आप किसी और की आंखों से खुद को देखते हो और इसका परिणाम होता है कि आप में एम्पैथी बढ़ती है और आपके अंदर से बेटर डिसीजन आते हैं। थर्ड, बैलेंस अकाउंटेबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिव लोग फ्रीडम चाहते हैं लेकिन क्लियरिटी भी चाहते हैं, इसलिए उन्हें क्लियर गोल्स दो लेकिन सही तरीका चुनने का डिसीजन लेने की आजादी उन्हें दो। फोर्थ, कंपनी ग्रेट तभी रहती है जब वो खुद को पुश करती रहे। अगर आप आराम करने लगे तो आपके कंपटीटर्स आगे निकल जाएंगे। 5, सेलिंग डिसीजंस, यानी कंपनी को बेचने का डिसीजन सिर्फ नंबर्स पे मत लो और ना ही इमोशंस पर लो, दोनों को बैलेंस करो। और याद रखो कि तुरंत मिलने वाले फायदे और दूरदर्शी गोल में ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है, लेकिन हर जर्नी का एक अंत होता है। क्या होता है जब कंपनी स्टेबलाइज हो जाती है और फाउंडर को समझ आता है ये तो बस शुरुआत थी। चैप्टर 9 द एंड ऑफ द बिगिनिंग। जब कंपनी बनती है और फिर एक दिन वो सेल हो जाती है तो बाहर से सब परफेक्ट लगता है, सक्सेस कंप्लीट लगता है, लेकिन अंदर एक अजीब सा सवाल उठता है, अब मैं कौन हूँ? बेन होरोविट्ज के साथ भी यही हुआ। उन्होंने कंपनी बनाई, उसे बचाया, उसे बड़ा किया और आखिर में बेच दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद से पूछा अब आगे क्या? ऐसी परिस्थिति में जो सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है वो ये है कि आपकी पहचान का संकट खड़ा हो जाता है। जब आप सालों तक एक ही चीज होते हो जैसे सीईओ और अचानक आपका वो रोल खत्म हो जाए तो आप खुद को कैसे डिफाइन करोगे? आपके अंदर डाउट आने लगता है, क्या सच में मेरा डिसीजन सही था या ये बस मेरा लक था? क्योंकि सच्चाई ये है जब आप स्ट्रगल में होते हो तो दुनिया आपको क्रिटिसाइज करती है, लेकिन जब आप जीत जाते हो तो वही दुनिया आपको जीनियस करती है। और एक छुपी हुई सच्चाई ये है कि जब बेन सीईओ थे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करते थे, मीडिया नेगेटिव बातें करती थी, इन्वेस्टर्स उनके ऊपर डाउट करते थे, लेकिन बाद में वही लोग उन्हें ग्रेट लीडर कहने लगे। इससे एक डीप रियलाइजेशन आया कि परसेप्शन बदलता है लेकिन स्ट्रगल हमेशा रियल होता है। और इन्हीं चुनौतियों के लिए लेखक कुछ समाधान देते हैं और कहते हैं कि संघर्ष को अपनाओ, क्योंकि जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। स्ट्रगल प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रगल ही प्रोसेस है। और याद रहे आपका बैकग्राउंड, आपकी थिंकिंग, आपकी पर्सनैलिटी यही आपकी स्ट्रेंथ है। आप किसी दूसरों का जैसा बनने की कोशिश मत करो। और नहीं हर लीडर परफेक्ट होता है, हर कोई स्ट्रगल करता है, हर कोई डाउट करता है। फर्क सिर्फ इतना है, कोई निरंतर आगे बढ़ता रहता है और कोई रुक जाता है। और जब बेन ने अपनी कंपनी बेच दी तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब लोगों की मदद करेंगे, अपनी लाइफ के अनुभवों को दूसरों के साथ शेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी कंपनीज के साथ
अपने स्टार्टअप्स के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रगल उन्होंने झेला वही दूसरों को बचा सकता है। क्योंकि हर अनुभव को आप खुद नहीं जी सकते। एक बेस्ट लीडर वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख सकता है, क्योंकि आपके जीवन में इतना समय नहीं है कि आप हर चोट को खाओ, गिरो और फिर खड़े हो। आप दूसरों की चोट से जब सीखते हैं तो आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बचाते हैं, और वही समय बचाने के लिए बेन ने यह निर्णय लिया कि वो दूसरों को सिखाएंगे। और याद रहे, तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सबसे मुश्किल काम है सफल होना, नहीं, सबसे मुश्किल काम है जब सब कुछ टूट रहा हो तब खड़े रहना। जब तुम्हारी कंपनी गिर रही हो, लोग तुम पर भरोसा खो रहे हो और तुम्हें खुद ही समझ ना आ रहा हो कि क्या सही है क्या गलत, तब कोई किताब, कोई मोटिवेशन कोट, कोई सक्सेस फॉर्मूला काम नहीं आता। क्योंकि सच्चाई ये है, हार्ड थिंकिंग का कोई आसान रास्ता नहीं होता। तुम्हें कोई नहीं बताता कि जब तुम रात के 3 बजे जाग रहे हो, जब हर डिसीजन गलत लग रहा हो, जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं है, तब क्या करना है। लोग सिर्फ तुम्हारी सक्सेस की स्टोरी सुनाएंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि उन सक्सेस के पीछे कितनी बार सब कुछ ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और यही असली गेम, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई सेफ रास्ता, सिर्फ फैसले और उनके साथ आगे बढ़ना। तो अब जब तुम ये जान चुके हो कि ये जर्नी आसान नहीं है, यहाँ कोई परफेक्ट प्लान नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, और कई बार कोई सही आंसर भी नहीं होता। कभी तुम जीतोगे, कभी तुम हारोगे, और कई बार तुम्हें खुद ही समझ नहीं आएगा कि तुम सही कर रहे हो या नहीं। लेकिन शायद यही असली गेम है, खुद पर डाउट करते हुए भी आगे बढ़ना, डर के बावजूद डिसीजन लेना, और जब सब कुछ टूट रहा हो तब भी खड़े रहना। जैसे तूफान के बीच कोई अकेला खड़ा हो लेकिन फिर भी पीछे नहीं हटता। क्योंकि सच्चाई ये है, हार्ड थिंकिंग्स कभी खत्म नहीं होती, तुम बस उनके साथ जीना सीख जाते हो। और शायद सक्सेस के लिए ऐसा नहीं है कि सब कुछ आसान हो जाएगा, सक्सेस ही ये है कि तुम मुश्किल चीजों को संभालना सीख जाओगे। और अगली बार जब जिंदगी तुम्हें टेस्ट करे, जब सब कुछ गलत लग रहा हो, तो भागो मत, खड़े रहना, फैसला लेना और आगे बढ़ना। क्योंकि अंत में डिफरेंस ये नहीं बताता कि तुम कितनी बार गिरे, डिफरेंस ये बताता है कि तुम हर बार उठे या नहीं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।